Good morning to all of you. Myself Vijay. Welcome you all once again in Biology at Fingertips with Vijay. My dear friends, we are discussing generation and production of nerve impulse. हमने देखा कि स्टिमुलस के आने पे क्या क्या चेंजेस एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने पहले भी कहा था कि जब हम नर्व इंपल्स को डिस्कस कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एस्पेक्ट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफरेंस है उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं उनको भी डिस्कस करें, क्योंकि इससे हमें काफी अच्छा जो नॉलेज है वो कार्डियक मसल्स की वर्किंग का और अदर मसल्स जो वर्किंग है उसका पता लगता है. पर जब मैं नर्व इंपल्स की बात करता हूं तो वी मस्ट डिस्कस हियर अबाउट द neurons or particularly the axons. See, this is the neuron. This is the cyton part of the neuron. ये cyton है. cyton से जो projections outgrowth निकली है उन्हें dendrite कहा जाता है. Then one outgrowth is in the form of axon. मैंने यहाँ पे non myelinated axon लिखा है. मैं बताता हूँ non myelinated क्यों होता है और माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन में क्या डिफरेंस है. और अगर आप यहां पे देख रहे हैं टर्मिनल नोड्स और नर्व एंडिंग्स इज द लास्ट पार्ट ऑफ नर्व, टर्मिनल नोड और नर्व एंडिंग. सो a neuron which is a nerve cell, neuron is a nerve cell. It have a cyton and axon. From the cyton, the outgrowths are there, which are called the dendrite. And I can draw it like this also, like this. So this is the dendrite and axon and then terminal nodes or terminal arboretization or nerve endings. Okay. This is the second neuron. It also have, dendrites, cyton and axon and nerve ending. Clear? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर है और ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर या एक्सॉन है. नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन और माइलिनेटेड एक्सॉन. माइलिनेटेड एक्सॉन इसलिए कहते हैं बेटा because in myelinated axon there is the presence of the myelin sheath. Myelin is a lipid. Okay, myelin is a lipid और यहाँ पे myelin sheath होता है. sheath mean a covering of the myelin is there. मैं आपको एक बार बात बता दूं, myelin is not uniformly present over the axon. वो पूरी तरह से पूरे axon पे नहीं होता, तो बीच में. myelinated axon की अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ. माइलिनेटेड एक्सॉन्स वो होते हैं जिनके ऊपर माइलिन शीथ होता है. माइलिन शीथ इज नॉट कंटिन्यूस, इट इज नॉट कंटिन्यूस, इट इज प्रेजेंट एंड सम नॉन माइलिनेटेड गैप्स आर आल्सो देयर. ओके, इसकी जो एनसीथमेंट है, जो इसकी कवरिंग है, उसमें स्वान सेल्स आर प्रेजेंट. Neural lemma is there and it will depend in the non-myelinated area like this, and these are the Schwann cells. आप देख रहे हैं ये जो पिंक कलर में है ये माइलिन शीथ है बेटा और ये Schwann सेल. और जहां पे माइलिन नहीं है उस रीजन को नोड ऑफ रैनबियर के नाम से जाना जाता है. नोड ऑफ रैनबियर. सिमिलरली ऑन दिस साइड so the nodes are alternating. They are present at where the regions where
where myelin is absent, or such kind of axon is called myelinated nerve fiber or the axon. And the axon which do not have myelin, they are called non-myelinated axons. क्लियर है बात? तो देखिए अब मैं एक और बात बताता हूँ, चाहे वो माइलिनेटेड चाहे वो माइलिनेटेड जो न्यूरॉन है वो दूसरे माइलिनेटेड न्यूरॉन से जुड़ा हो, चाहे वो किसी नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के साथ जुड़ा हो, पर कभी भी जो दो न्यूरॉन हैं वो आपस में एक दूसरे से अटैच नहीं होते हैं। और जो ओरिएंटेशन है वो इस तरीके से है कि एक की डेंड्राइट और उसकी जो टर्मिनल एंड्स हैं या नर्व एंडिंग्स हैं, वे दूसरे उसकी जो नर्व एंडिंग्स हैं, ठीक है, इसकी जो फर्स्ट न्यूरॉन की जो नर्व एंडिंग्स हैं वे दूसरे की डेंड्राइट के साथ उसकी तरफ ओरिएंटेड होगी, वो एक दूसरे के पास होंगी लेकिन कभी जुड़ी नहीं होंगी। क्यों नहीं जुड़ी होंगी? क्योंकि इनके बीच में एक फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है जिसे साइनेप्स कहा जाता है, और जो साइनेप्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे साइनेप्टिक फ्लूइड कहते हैं। क्लियर है बेटा? हमें भी पता लग गया कि दो न्यूरॉन आपस में कभी पूरी तरह से जुड़े नहीं होते हैं, उनके बीच में जो गैप है उसे साइनेप्स कहा जाता है, और उसको उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसे साइनेप्टिक फ्लूइड कहा जाता है। क्लियर है बात? अब हमें सीखना क्या है? हमें सीखना ये है कि मैं एक और बात आपको बताता हूँ कि जो नर्व इंपल्स है दैट इज द स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय द डेंड्राइट। स्टिमुलस जो है वो डेंड्राइट के द्वारा रिसीव होता है। इट मींस जो नर्व इंपल्स है, जो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन है, इट विल स्टार्ट एट द डेंड्राइट, वो डेंड्राइट पे स्टार्ट होगा और फिर वो आगे से आगे कंडक्ट होगा, ऐसे कंडक्ट होगा, एक न्यूरॉन पे कंडक्ट हो गया, उसके बाद उसको जाना कहाँ है? दूसरे न्यूरॉन पे, और बीच में क्या है? सिनेप्स है। तो कैसे? क्योंकि होगा क्या, एक न्यूरॉन, मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको यहाँ पे स्टिमुलस दिया गया तो एक न्यूरॉन ने रिसीव किया, फिर एक न्यूरॉन एक डिस्टेंस तक होगा, उसके बाद दूसरा न्यूरॉन होगा, फिर तीसरा चौथा, ऐसे और होंगे। ठीक है, तो दो न्यूरॉन के बीच में देखो जो एक्साइटमेंट जो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन यहाँ जनरेट होता है दैट मस्ट पास टू दिस न्यूरॉन, वो तो इस न्यूरॉन से चल के यहाँ तक पहुँचना चाहिए, लेकिन बीच में सिनेप्स है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ दिस नर्व इंपल्स विल बी this will cross the synapse, how the nerve impulse conduction occur at synapse, or how the nerve impulse it is connected at non-myelinated nerve fiber। और सपोज वो सिनेप्स पे मैं बताऊंगा आपको कैसे वो इसमें से कंडक्ट होगा, उसके बाद वो यहाँ पहुंच जाता है, कहाँ? डेंड्राइट पे, फिर इस डेंड्राइट से आगे चलता और साइटोन की मेम्ब्रेन से फिर एक्सॉन पे, और एक्सॉन नर्व फाइबर बनाता है। तो जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर हैं उन पे कैसे वो पास हो पाता है? क्यों? क्योंकि देखिए जो भी नर्व इंपल्स है वो तो सिर्फ आयंस की मूवमेंट से ही जनरेट होती है, हमने देखा था वो आयंस की मूवमेंट से जनरेट होती है। यहाँ पे माइलिन है, जहां भी माइलिन होगा वो तो एरिया इंसुलेट हो चुका है, वहां से आयन की मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए जो रीजन्स जहां से आयंस की इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट पॉसिबल है वो रीजन सिर्फ नोड ऑफ रेनवियर है। और हम देखेंगे कि यहाँ पे जो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स है वो कहाँ होगा? सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे बेटा? वो नोड ऑफ रेनवियर पे होगा। द wave of depolarization jump from one node to another node of Ranvier, and this is called the saltatory conduction of the nerve impulse। वो हम देखेंगे, धीरे धीरे हम समझेंगे, पर अभी तक तो बात ये आती है कि हम 3 लेवल पे स्टडी करेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स पर्टिकुलरली पहला अलॉन्ग नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर पे कैसे चलता है, उसके बाद सिनेप्स पे कैसे चलता है, और उसके बाद जो
माइलिनेटेड नर्व फाइबर है उन पे कैसे वो कंडक्ट होता है. सो वी विल स्टडी द conduction of the nerve impulse along non-myelinated nerve fiber, along myelinated nerve fiber, and along synapse. Now let us see the conduction of the nerve impulse at myelinated, non-myelinated nerve axon और nerve fiber. Axon ही nerve fiber बनाते हैं, इसलिए मैं nerve fiber भी बोल रहा हूँ और axon भी बोल रहा हूँ. The conduction of the nerve impulse at non-myelinated axon, it can be explained with the help of membrane or ionic theory of nerve impulse. Which one theory? Membrane or ionic theory of nerve impulse, which is given by the Hawking and Hexley. Hawking and Hexley in 1930 में दी थी और इसका जो नाम है वो है membrane और ionic theory of nerve impulse. ये थ्योरी दो बातों को कहती है कि दो बातों पे बेस्ड है कि देखिए जो आयंस की मूवमेंट होती है उसके कारण, पहली तो बात कि वो आयंस की मूवमेंट होती है मेम्ब्रेन के ऊपर और किसमें, नर्व इंपल्स के लिए आपके नर्व फाइबर पर, एक्सॉन पर जो आयनिक मूवमेंट्स होगी वो, और दूसरा उस आयनिक मूवमेंट के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होता है, इसके कारण वेव ऑफ डिपोलराइजेशन, दैट इज द नर्व इंपल्स गेट connected from one part to the another part of the axon. See how it is there. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जो आपका रेस्टिंग एक्सॉन है उसके ऊपर कौन कौन से आयन होते हैं और कौन से आयन वो अंदर ज़्यादा है और बाहर ज़्यादा है, मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पजल ना हो. जो मैंने आपको इससे पहले स्टिमुलस और नर्व इंपल्स या इंपल्स जनरेट करने के लिए मैंने एक जनरलाइज इंपल्स दी थी, जो जनरेशन ऑफ इंपल्स मैंने आपको बात की थी, उसमें मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा था. और मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, उसके बाहर ईसीएफ था और अंदर जो था वो साइटोप्लाज्म था. किसी भी सेल के अंदर आप देख सकते हैं बाहर ईसीएफ और अंदर साइटोप्लाज्म. पर यहाँ पे इसीलिए मैं आयंस की मूवमेंट कहाँ बता रहा था, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर बता रहा था. यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा क्या डिफरेंस आएगा, क्योंकि जो नर्व फाइबर एक्सॉन है, जो एक्सॉन है वो सिलेंड्रिकल होता है, सर्कुलर है, सिलेंड्रिकल है. सो उसका जो इनर पार्ट है वो ये है अंदर, इसलिए इसके बाहर वाली जो साइड है ये भी बाहर होगा और ये भी बाहर होगा, ये भी ईसीएफ होगा और ये भी ईसीएफ होगा. हमें ये समझना पड़ेगा. एक नर्व फाइबर, इट इज एन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इट इज द ईसीएफ ऑफ द नर्व फाइबर, इट इज द ईसीएफ ऑफ द नर्व फाइबर. क्योंकि वो तो ऐसे सिलेंड्रिकल है तो उसके साइड में क्या होगा, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के चारों साइड में क्या होगा, ईसीएफ होगा. इस चीज को आप नोट कर लीजिए. मैंने इसमें सिलेंड्रिकल बना दिया. हाँ, इसलिए आप यहाँ पे देखें ये उसका इनर रीजन है और ये ईसीएफ रीजन है, मतलब ये भी एक ही बात है. तो यहाँ या यहाँ एक ही बात है. हम देख रहे हैं सोडियम आयंस, दे आर लेस. मैंने बताया था इन अ रेस्टिंग एक्सॉन द सोडियम आर लेस इन द inside of the nerve fiber as compared to the ECF. अगर यहाँ पे 12 है तो वहाँ पे 145 है. ये आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा आपको बता रहा हूँ इन एंड अराउंड द एक्सॉन, इन एंड अराउंड चारों तरफ, वो यहाँ पे भी इतना ही है. सोडियम इज 145. यहाँ पे देखिए ये जो P है, व्हाट डज P मीन? P स्टैंड्स फॉर प्रोटीनस आयंस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्गेनिक प्रोटीनस आयंस. जो प्रोटीनस आयन है वो इंटीरियर ऑफ एक्सॉन में ज़्यादा होते हैं और ईसीएफ में कम होते हैं. पोटेशियम आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द एक्सॉन एज कंपेयर टू द ईसीएफ. क्लोराइड आयन, नेगेटिव आयंस. हालांकि क्लोराइड आयन कोई भी जो डिपोलराइजेशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करते, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि नेगेटिव आयन बाहर भी है. देखिए ईसीएफ में भी है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे, पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज इज इनसाइड. तभी तो हमने नेगेटिव में वैल्यू दिया था इसका रेस्टिंग पोटेंशियल का. सो क्लोराइड आयन इज 120, देन इट इज 4. ठीक है. एक ही बात, आपके पास एक आयनिक बैलेंस आपको पता होना चाहिए. हमें पता लगा कि सोडियम, हमें तो क्योंकि जो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन नर्व इंपल्स में क्रिएट होता है, नर्व इंपल्स क्रिएट होता है, उसमें दो आयंस का रोल है, वो सोडियम और पोटेशियम. हम सोडियम और पोटेशियम को ही कंसीडर करेंगे.
लेकिन फिर भी हमें पता हो कि और कौन कौन से आयन्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बाहर नेगेटिव आयन्स नहीं, नेगेटिव आयन है, लेकिन एज कंपेयर टू आउटसाइड मोर नेगेटिव आयन्स आर प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ व्हाट एक्सॉन। क्लियर है। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको रेस्टिंग एक्सॉन के बारे में बताता हूँ। देखिए ध्यान से सुनना आपकी बात। हमें पता है कि जो रेस्टिंग एक्सॉन होता है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि उसका जो ईसीएफ वाला जो फेस होता है उसकी मेम्ब्रेन का, वो पॉजिटिव आयन होता है, बाहर की तरफ को पॉजिटिव आयन होगा ईसीएफ वाली साइड में, और अंदर नेगेटिव। पर आप याद रखिए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, तो इधर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा और अंदर नेगेटिव। इसीलिए मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव ड्रॉ किए हैं। दूसरी बात अब मैं आपको बता दूं, जब एक रेस्टिंग पोटेंशियल में कोई एक्सॉन होता है, जब एक एक्सॉन रेस्टिंग पोटेंशियल में होता है, तो उसकी जो मेम्ब्रेन है वो सोडियम आयन के लिए और पोटेशियम आयन दोनों के लिए ही परमेबल होती है। हालांकि जो परमेबिलिटी है वो पोटेशियम आयन के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम आयन। सो मोर पोटेशियम आयन विल मूव आउटसाइड and less sodium ion will move inside to maintain the what? To maintain the resting potential. And देखिए आप सोडियम आयन अंदर नहीं आ पाएंगे। देखो एक बात अलग है जो हमने पढ़ा था, ये हमने पहले पढ़ा था कि सोडियम पोटेशियम पंप इन मेंटेन द रेस्टिंग पोटेंशियल। इन्होंने कर लिया सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, दे विल वर्क ओनली फॉर द 0.5 मिलीसेकंड, 0.5 मिलीसेकंड के लिए काम करेंगे, ठीक है। और इन्होंने ये पोटेंशियल मेंटेन कर दिया और मेंटेन कर दिया कि बाहर सोडियम ज्यादा अंदर पोटेशियम ज्यादा होगा। आप इस चीज को नोट कर लें कि एक इसमें जो है वो सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, कहाँ, ईसीएफ, और पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, इनसाइड द एक्सॉन। यही था ना पोलराइज आपका जो मेम्ब्रेन था। तो वैसे ही पोलराइज नर्व फाइबर कैसा होगा, जिसमें बाहर सोडियम ज्यादा और अंदर पोटेशियम ज्यादा। क्लियर। और दूसरी बात, इस टाइम भी मेम्ब्रेन पोटेशियम आयन और सोडियम आयन दोनों के लिए ही परमेबल है, लेकिन जो परमेबिलिटी है वो ज्यादा किसके लिए है, पोटेशियम आयन के लिए और सोडियम के लिए कम। इसी कारण क्या होता है, जो पोटेशियम ज्यादा पोटेशियम आयन है दे विल मूव आउटसाइड, दे विल मूव आउटसाइड, वो हो रहा है, और जो अंदर आ पाते हैं वो सोडियम आयन कम आ पाते हैं। इसीलिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पोलराइज मेम्ब्रेन में बाहर मेंटेन रहता है और अंदर नेगेटिव रहता है, क्योंकि अब तो पोटेशियम भी बाहर मूव किए हैं। क्लियर है, ये चीज समझने के लिए बहुत जरूरी है। और मैं एक बार बात बता दूं, रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू द कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स। स्टिमुलस के कारण जो नर्व इंपल्स जनरेट हुआ है उसको कंडक्ट करने के लिए कम एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू मेंटेनेंस ऑफ द रेस्टिंग पोटेंशियल। याद रखिए आप इस बात को। क्लियर है बेटा। नाउ से ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन है, हमने पढ़ लिया रेस्टिंग मेम्ब्रेन कैसे मेंटेन करती है। अब परमेबिलिटी किसके लिए ज्यादा थी, सोडियम के लिए ज्यादा थी ना रेस्टिंग में, तो एज कंपेयर टू सॉरी परमेबिलिटी इज मोर फॉर द पोटेशियम देन द सोडियम, क्योंकि पोटेशियम अंदर ज्यादा है, इसलिए वो अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलावा बाहर आ जाएंगे, और बाहर सोडियम ज्यादा है वो अंदर आ जाएंगे, पर आएंगे कम एज कंपेयर टू सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम की अपेक्षा कम आएंगे। और यहाँ पे जो प्रोसेस है अंदर और बाहर आने का, ये डिफ्यूजन है। याद रखें, दिस इज नियर एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन इट इज। ये मैं आपको बता दूं, यहाँ जो मूवमेंट हो रही है वो डिफ्यूजन के कारण हो रहा है। क्लियर है बेटा, हमें ये भी पता लग गया। नाउ स्टिमुलस। देखिए मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि कैसे कनेक्ट होता है। इस पोर्शन में, इतने पोर्शन में, ये जो मैंने ड्रॉ किया है व्हाट हैपन, स्टिमुलस के stimulus appears. When stimulus is there, the membrane become more permeable for sodium ion. हमने पढ़ा था। और होगा क्या बेटा, जो सोडियम आयन है क्या होगा, वो अंदर मूव करना शुरू कर जाएंगे, और इसके कारण क्या हुआ, जो इंटीरियर है वो पॉजिटिव हो गया और एक्सटीरियर ईसीएफ में नेगेटिव आ गया, ईसीएफ वाली साइड। क्लियर है। और ऐसी मेम्ब्रेन देखो, अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ नेगेटिव।
ऐसी एक्सॉन को हम क्या बोलेंगे, डीपोलराइज्ड एक्सॉन कहेंगे। लिखा है मैंने, डीपोलराइज्ड एक्सॉन। देखिए अभी जहां तक स्टिमुलस ऐसा नहीं है कि एकदम सारे सारे नर्व फाइबर में चला जाएगा। ये अलग बात है कि ये मिलियंथ पार्ट ऑफ सेकंड में कंडक्ट हो जाता है। ये अलग बात है वो मिलियंथ पार्ट ऑफ एक्सॉन में, वो पूरे एक्सॉन पे मिलियंथ पार्ट ऑफ सेकंड में वो पूरे एक्सॉन में कंडक्ट हो जाता है। लेकिन मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताऊंगा। देखिए इतने भाग में अभी स्टिमुलस आया तो इतना ही भाग डीपोलराइज होगा, अगला जो है वो पोलराइज ही रहेगा। हमें पता है पोलराइज क्या होता है। दिस इज डीपोलराइज, दिस इज पोलराइज। अब क्या होगा, जब ये इतना भाग जो है वो डीपोलराइज हो बैठेगा तो स्टिमुलस विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर, यहां से यहां मूव करेगा बेटा। नाउ द स्टिमुलस विल मूव टू दिस सेक्शन। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला देखिए पहले तो पोलराइज था, अब इतना भाग जो डीपोलराइज हो गया, क्योंकि अब इतने भाग में क्या हुआ, देखिएगा जो सोडियम आयन है बेटा वो मूव किए अंदर। हमने बोला था कि ऑन स्टिमुलस द परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन फॉर द सोडियम आयन विल इंक्रीज। अब इतने में क्या हुआ कि ये भाग जो डीपोलराइज हो बैठा था, जब इसकी इतने भाग की पूरी डीपोलराइज, मैंने बोला था ऑन मैक्सिमम डीपोलराइजेशन, जब इसकी डीपोलराइजेशन हो बैठी तो यहां से क्या हुआ, मेम्ब्रेन विल बिकम मोर permeable फॉर सोडियम आयन एंड सोडियम आयन स्टार्ट मूविंग आउटसाइड। अब सोडियम आयन बाहर चल पड़े, और जब चल पड़े तो बाहर पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे आप देखें कि पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, आप देख सकते हैं। और अंदर जो है वो अभी तक इस चीज की सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। सच काइंड ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड व्हाट, रिपोलराइज। अभी रिपोलराइज हो चुका है और ये भाग डीपोलराइज हो चुका है। अब क्या होगा, स्टिमुलस विल मूव फ्रॉम, जब इतने पार्ट की जब पूरी डीपोलराइजेशन हो बैठी तो स्टिमुलस विल मूव फ्रॉम दिस टू दिस पार्ट। अब देखिए यहां से जब स्टिमुलस यहां आ गया तो ये भाग डीपोलराइज हो गया, और ये डीपोलराइज हो जाएगा। क्यों होगा आपको पता है क्यों होगा, क्योंकि हमने बता दिया कि सोडियम आयन बाहर मूव करेंगे, और जो हिस्सा यहाँ था, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट होके वो दोबारा से पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज हो गया। अब यहाँ पे डिपोलराइजेशन हुआ है। अब आप देखेंगे कि जो डिपोलराइज भाग है वो रिपोलराइज हो जाएगा, और जो रिपोलराइज था वो पोलराइज हो जाएगा। हम धीरे धीरे देख रहे हैं, हम धीरे धीरे ये देख पा रहे हैं कि जो हिस्सा पहले डी था वो रिपोलराइज हुआ, फिर री से पोलराइज हुआ, अगला हिस्सा डिपोलराइज हुआ, फिर वो रिपोलराइज हुआ, फिर वो पोलराइज हो गया। देखो ठीक है, ऐसे ऐसे ये जो हिस्सा था, इतना जो पार्ट था एक्सॉन का वो डिपोलराइज था, वो रिपोलराइज हो जाएगा, और धीरे धीरे करके बेटा वो क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। So this is how the nerve impulse get conducted along non-myelinated nerve fiber. Non-myelinated nerve fiber में continuous, there is a continuous conduction of the nerve impulse. देखो धीरे धीरे एक भाग से फिर आगे चला गया, फिर उससे आगे चला गया, ऐसे ऐसे पूरे का पूरा जो एक्सॉन है वो उसके ऊपर जो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन जिसे नर्व इंपल्स कहा जाता है वो कंडक्ट हो जाती है। So this is how the nerve impulse get conducted over the non-myelinated nerve fiber according to the membrane or ionic theory of nerve impulse. In the next lecture, we will discuss about the nerve impulse conduction along myelinated nerve fiber. याद रखें, नर्व इंपल्स जनरेशन का मतलब है कि स्टिमुलस आएगा और वो एक्सचेंज ऑफ आयंस करेगा, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंसेस जनरेट होंगे, और इसे ही तो नर्व इंपल्स कहा गया है। लेट्स सी हाउ द नर्व इंपल्स गॉट कनेक्टेड ऑन myelinated nerve fiber, and then after that on synapse in the next discussions. Till then, bye to all. Thank you. Kindly subscribe my YouTube channel, Biology at Fingertips with Vijay. Till then, bye to all. Thank you.